नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। मई महीने का गिरिराज पत्रिका का ये 4th पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मई महीने के 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, हर एक पार्ट को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब 4th पार्ट भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कंपाइल कर इसका PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। प्रीवियस जितने भी एडिशन हुए हैं उनका PDF भी टेलीग्राम पर आपको कंपाइल कर प्रोवाइड करवा दिया गया है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं दिलावर खान हैज़ बीन पोस्टमसली अवॉर्डेड द कीर्ति चक्र बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि दिलावर खान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित जो है वो किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से जो है वो संबंध रखते हैं? अभी हाल ही में दिलावर खान को जो है मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से जो है वो संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए दिलावर खान जो है वो एक बहादुर सिपाही थे और इनको जो है मरणोपरांत जो है वो अभी कीर्ति चक्र से जो है सम्मानित किया गया। कीर्ति चक्र जो है वो सेकंड हाईएस्ट जो है वो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो है वो माना जाता है और इसमें जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज जो दिखाते हैं अपना, उनको ये जो है वो दिया जाता है। अब ये जो है वो कहाँ के जो है वो एग्जैक्टली निवासी थे? ऊना डिस्ट्रिक्ट के तो थे। ऊना में भी जो है वो घरवास्ता एक विलेज है बंगाणा तहसील के तहत, वहाँ से ये संबंध जो था वो रखते थे। इन्होंने जो था वो एक एनकाउंटर टेररिस्ट का किया गया था यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जुलाई 2024 में। उसमें इन्होंने जो है वो अपनी वीरता जो था वो दिखाई थी। और हवलदार रोहित नेगी भी हैं एक, जो सिर्फ और सिर्फ 23 साल के थे। ये जो है वो तरांदा एक विलेज है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से संबंध रखते थे। इनको जो है वो मरणोपरांत जो है वो सुप्रीम जो सेक्रीफाइस एक अवार्ड होता है, शौर्य चक्र जिसको बोलते हैं, शौर्य चक्र से जो है वो इनको सम्मानित किया गया है। शौर्य चक्र से जो है वो किसको सम्मानित किया गया है? वो हवलदार रोहित कुमार नेगी को किया गया है। तो शौर्य चक्र और कीर्ति सम्मान से ये 2 सिपाही, हमारे बहादुर सिपाही, इनको सम्मानित किया गया। ये ध्यान रखें। प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू ने अभी जो है 6 कीर्ति चक्र दिए, जिसमें जो है 4 लोगों को जो दिए गए वो मरणोपरांत थे और 33 जो था वो शौर्य चक्र जो था वो दिए। इसमें जो है 7 जो है वो लोग ऐसे थे जिनको 7 हमारे सिपाही ऐसे थे जिनको मरणोपरांत जो है वो दिया गया है। इसमें हमारी आर्मी के सेंट्रल आर्म्ड जो पुलिस फोर्स होती है उसके सिपाही जो है वो जो है शामिल हैं। और राष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड जो है वो दिए गए। मई 22, 2025 को जो है वो ये अवार्ड जो है वो दिए गए। किस किस को दिए गए, कहाँ पर दिए गए, इनके किस किस को दिए गए, कहाँ से वो संबंध रखते हैं, वो सब हमने जान लिया। टोटल कितने दिए गए हैं वो भी हमने जान लिया। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कभी गलत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वॉन बाय हिमाचल प्रदेश इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो बोलते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा कितने मेडल जो है वो जीते गए हैं। अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी जो है वो इसका जो है वो रिजल्ट आया। खेलो इंडिया यूथ गेम का रिजल्ट आने का क्या मतलब है? मतलब इसकी मेडल टैली जो है प्रॉपर आई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो हो गए। उसके बाद जो भी स्टेट टॉप में रहे उनका पता जो है वो चला। तो हिमाचल प्रदेश को 5 मेडल जो है वो मिले हैं। 5 इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के रैंक की अगर हम बात करें कि कौन सा रैंक रहा हिमाचल का, तो 27th रैंक जो है वो हिमाचल का रहा। एक 27th रैंक का अलग से क्वेश्चन बन सकता है। 3 तरह के मेडल जो है वो होते हैं, एक गोल्ड मेडल होता है, एक सिल्वर मेडल होता है, एक ब्रॉन्ज मेडल होता है। हिमाचल के द्वारा जो है वो 0, इनके एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता गया। हिमाचल प्रदेश के द्वारा 3 जो था वो सिल्वर मेडल जीते गए और 2 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल जो था वो जीते गए। तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज के बारे में भी ध्यान रखना है। अगर हम इसी मेडल टैली में देखते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड जो है वो किसके द्वारा जीते गए, तो हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड जो है महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा जीते गए। महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा जो है टोटल 158 अवार्ड जो है वो जीते गए। इसमें से 58 जो है वो गोल्ड मेडल हैं, 47 जो है वो सिल्वर मेडल हैं, 53 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो हरियाणा रहा। ये हरियाणा के द्वारा जो है वो 117 टोटल मेडल जो है वो जीते गए। 39 जो है वो गोल्ड मेडल, 27 जो है सिल्वर मेडल, 51 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। राजस्थान भी है। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के द्वारा टोटल जो है वो 60 मेडल जो है वो जीते गए। 24 जो है वो गोल्ड मेडल हैं, 12 जो है वो सिल्वर मेडल हैं और 24 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो इस तरह से ये मेडल टैली जो है वो रही गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल्स की। और टोटल मेडल आपने देख लिए कि कितने मेडल जो है वो मिले हैं। अब ये तो हमने उत्तीर्ण सीरीज में भी पढ़ा है कि किस तरह से मेडल मिले, कि टॉप के 3 कौन है, हिमाचल को कितने मेडल मिले। एक नया क्वेश्चन ये भी हमने यहाँ पर देख लिया कि हिमाचल का रैंक कौन सा रहा। 27th रैंक जो है वो हिमाचल का यहाँ पर रहता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टू प्रोड्यूस एंड मार्केट फ्लावर्स
हाउ मैनी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर वर्किंग इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में फूलों का उत्पादन और उनका विपणन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में कितनी इस तरह की सहकारी समितियां जो हैं वो काम कर रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो टोटल नंबर ऑफ कितनी सहकारी समितियां काम कर रही हैं, 8 सहकारी समितियां काम कर रही हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। यहाँ पर देखिए बोलते हैं टोटल ऑफ 285.72 हेक्टेयर एरिया अंडर कमर्शियल फ्लावर कल्टिवेशन इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। और बोलते हैं हॉर्टिकल्चर में जो है वो 78.81 हेक्टेयर एरिया जो है वो आता है। अब 31 दिसंबर 2024 तक का ये डाटा जो है वो हमारे पास है। बोलते हैं टू प्रोड्यूस एंड मार्केट फ्लावर 8 फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर वर्किंग इन हिमाचल प्रदेश डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। तो 8 तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं काम कर रही हैं। और एक इस डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, चंबा डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, सोलन डिस्ट्रिक्ट और शिमला डिस्ट्रिक्ट, ये 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जहाँ पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं। इन 5 डिस्ट्रिक्ट का आपने ध्यान रखना है कि इन 5 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं। दूसरा एक और बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि कॉन्टेक्स्ट ये क्यों चर्चा में जो है वो आता है। हिमाचल प्रदेश में फ्लावर की कल्टिवेशन से जो है वो लोग जो है वो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, किसान जो है वो आत्मनिर्भर जो है वो हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में फ्लावर कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए जो फ्लावर का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, वो बस किराया जो है उसमें 25% छूट जो है वो दी जाती है। आवारा पशुओं से खेतों की सुरक्षा करने के लिए जो बाड़बंदी लगाई जाती है, उसके लिए जो है वो सौर ऊर्जा की जो बाड़बंदी होती है 85% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। पॉली हाउस के निर्माण के लिए भी 85% सब्सिडी जो है वो सरकार देती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि फूलों की खेती के लिए सरकार द्वारा जो है 50% उपदान जो है वो दिया जाता है। प्रधानमंत्री एक कृषक योजना भी चलाई गई है फूलों की सिंचाई के लिए, जो ड्रिप इरिगेशन लगती है। ड्रिप इरिगेशन के लिए भी जो है सरकार सब्सिडी देने की बात कहती है और 80% सब्सिडी देने की बात जो है सरकार कहती है। तो इस तरह की अलग अलग सब्सिडी जो है सरकार के द्वारा जो है दी जाती हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन पर है 25% का डिस्काउंट दिया जाता है, चाहे वो सौर फेंसिंग पर है, चाहे वो पॉली हाउस पर है, चाहे वो प्रधानमंत्री कृषक योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन के लिए जो है 80% का अनुदान जो है वो दिया जाता है। तो इतना सब आप यहाँ से जो है वो इन योजनाओं के बारे में, इन सब्सिडीज़ के बारे में ध्यान रखना। और 8 फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, सोलन और शिमला। ये पक्का एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्कीम हैज़ द गवर्नमेंट स्टार्टेड फॉर ट्री प्लांटेशन अंडर CSR इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में CSR के तहत वृक्षारोपण के लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजना जो है वो आरंभ की गई है। तो सरकार के द्वारा जो है वो इनमें से एक योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। ये कौन सी योजना स्टार्ट की गई है? ग्रीन एडॉप्ट योजना स्टार्ट की गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब देखो यहाँ पर ग्रीन एडॉप्शन योजना को जो है मंजूरी दी गई है। हमारे पास ना प्लांटेशन के लिए सरकार के द्वारा जो है वो अलग अलग योजनाएं जो हैं वो चलाई गई हैं। जैसे कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, उन योजनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पक्का वहाँ से पूछा जाता है। एक तो मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना जो है वो चलाई गई है। इसमें हिमाचल प्रदेश में जो है वो क्या करना है, इसका टारगेट ये है कि ग्रीन कवर जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक्सटेंड किया जाए। इस मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना का जो है ये टारगेट रखा गया है। अगस्त 2023 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। हिमाचल प्रदेश में वन मित्र भी जो है वो रखे गए हैं। वन मित्र का तो आपको पता ही है कि वन मित्र अपॉइंट किए गए हैं ताकि वनों की रक्षा जो है वो की जा सके। हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में जो है वो कवर को बढ़ाया जाए और भी योजनाएं चलाई गई हैं, परंतु हिमाचल प्रदेश में जो टोटल फॉरेस्ट लैंड आती है वो कितनी आती है? जो ऑफिशियली डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड है वो आती है, यहाँ पर लिख देता हूँ, 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। इतनी जो है ये आती है, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरी बात आपने ध्यान रखने की, ये जो फॉरेस्ट डेजिग्नेटेड लैंड है ये तो आपको पता चल गया, परंतु फॉरेस्टेड लैंड कितनी है, जितनी भूमि पर वन है वो कितनी है? वो है 15,580 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो है वो फॉरेस्टेड लैंड है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में जो है डेजिग्नेट किया गया है, जैसे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट आते हैं, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट आते हैं, ओपन फॉरेस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में आते हैं। तो फॉरेस्ट लैंड जो है उसको भी डेजिग्नेट आगे चलकर किया गया है। अलग अलग तरह के फॉरेस्ट जो है वो हिमाचल में आते हैं। चलो फॉरेस्ट लैंड के बारे में पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश फार्मर्स डिमांड बैन ऑन एप्पल इंपोर्ट फ्रॉम विच कंट्री। तो अभी जो है वो एप्पल इंपोर्ट के ऊपर, यानी कि बाहरी देशों से जो अगर आयात किया जाता है सेब, उसके ऊपर बैन लगाया जाए, हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो डिमांड की गई। हिमाचल प्रदेश के किसानों के द्वारा जो है वो डिमांड की गई। तो कौन सी कंट्री की एप्पल के लिए जो है ये डिमांड की गई कि भाई यहाँ से जो एप्पल आता है उसके ऊपर जो है बैन लगाया जाए? तो ये डिमांड की गई जो टर्की से जो एप्पल आता है उसके लिए, तुर्की से जो एप्पल आता है उसके लिए जो है ये डिमांड जो है वो की गई है।
क्या रीज़न रहा कि भाई तुर्की के लिए जो है वो स्पेसिफिक ये डिमांड की गई कि यहाँ से जो एप्पल आता है उसके ऊपर प्रॉपर बैन होना चाहिए, वो बैन नहीं, वो हिमाचल में जो है वो नहीं आना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हिमाचल प्रदेश में जो है पूरे इंडिया में जो है वो पाकिस्तान के द्वारा अटैक किया गया, जो पहलगाम वाला अटैक था, उसके बाद की ये बात है। पहलगाम अटैक के बाद जो है वो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया के द्वारा पाकिस्तान पर अटैक किया गया, पाकिस्तान ने भी वापस इंडिया के ऊपर अटैक किया। तो उस अटैक के दौरान जो था वो एक बात हुई कि पाकिस्तान को तुर्की के द्वारा जो है वो फुली सपोर्ट किया गया। तुर्की ने पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट दिया अपना, तो इसलिए इंडिया वहाँ से नाराज़ है। इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो MOU हुए थे उन MOUs को जो है वो कैंसिल कर दिया गया, और भी जो एग्रीमेंट अलग अलग चल रहे थे तुर्की के साथ उनको भी जो है वो बंद किया गया। तो इसलिए एक और डिमांड यहाँ पर आई। एक और डिमांड ये आई कि भाई यहाँ पर जो तुर्की के साथ जो है वो हम यहाँ से जो लेते हैं एप्पल वगैरह हम यहाँ से मंगवाते हैं उसको भी जो है बैन किया जाए। हमारी इकॉनमी यहाँ से फ़र्क पड़ रहा है और वहाँ की इकॉनमी जो है वहाँ से फ्लॉरिश हो रही है, इसलिए ऐसा करने की मांग उठी। अब देखो यहाँ से एक और बात कही गई कि अगर बैन नहीं भी लगाना है तो यहाँ से जो आयात किया जाता है, तब आयात शुल्क जो है वो लगाया जाता है, तो उसको बढ़ाकर 100% जो है वो कर दिया जाए, मतलब उनके ऊपर फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रेस थोड़ा सा डाला जाए। अगर हम एप्पल के स्टेटस की बात करते हैं पूरे हिमाचल में कि हिमाचल में एप्पल का स्टेटस जो है वो क्या है, तो अगर हम जितना भी फ्रूट देखते हैं तो एप्पल का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो रहता है। एप्पल जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन होती है उसका 79.59% जो है कंट्रीब्यूट करता है। 79.51% उसका कंट्रीब्यूट करता है। और जो पूरा जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो टोटल एरिया आता है फ्रूट्स के तहत, उस एरिया का जो है ये 49.06% जो है वो कवर करता है। एरिया का 49.06% कवर करता है, और एरिया के अलावा जो है फ्रूट प्रोडक्शन का जो है वो ये जो है 79.51% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। एप्पल के तहत जो एरिया हिमाचल में आता था वो 1950-51 में सिर्फ 400 हेक्टेयर एरिया जो था वो वहाँ पर आता था, परंतु 1960-61 में ये बढ़कर 3025 हेक्टेयर हो गया। और अभी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि एप्पल का एरिया 1,16,240 हेक्टेयर जो है वो हो गया है। तो इतना एरिया जो है वो एप्पल के तहत जो है वो हिमाचल में आता है। तो इतना सब यहाँ से नोट करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRCA के TGT एग्जाम के लिए, JBT एग्जाम के लिए, या फिर और भी HPRCA के आने वाले एग्जाम में, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो उसका लिंक दिया गया है, यहाँ से आप टाइमली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। स्लॉट 1 हमारा सारा फुल हो चुका है, स्लॉट 2 भी ऑलमोस्ट फुल होने वाला है। कुछ सीटों को हमने एक्सटेंड किया था क्योंकि रिक्वेस्ट थी कि कुछ सीटों को एक्सटेंड किया जाए, तो बस इसीलिए एक्सटेंड किया गया था। तो आप टाइमली स्लॉट 2 को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलती रहे और आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप जो है वो मिल सके, स्टडी को प्रॉपर शेप मिल सके और टाइमली अगर ज्वाइन करेंगे तो अच्छे से टेस्ट को रिवाइज भी कर पाएंगे। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपकी स्टडी को कंप्लीट करेंगे, आपको मेरिट में एक अच्छा रैंक लाने में जो है वो हेल्प करेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन देखते हैं कि क्या पूछा गया। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर बोलते हैं किसाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सिचुएटेड अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश की। ये जो किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना है ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर जो है वो स्थित है। एक पहली स्टेटमेंट में जो है ये बोला गया है। अब दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं किसाऊ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 660 मेगावाट इज प्लान्ड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ पब्बर रिवर। ये जो किसाऊ बांध परियोजना है ये जो है वो 660 मेगावाट की है और पब्बर नदी के बाएं किनारे पर जो है वो इस योजना को बनाया जा रहा है। अब हम इन दोनों ही स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो किसाऊ बांध परियोजना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है और हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर ही जो है ये स्थित है। पहली स्टेटमेंट आपकी सही है। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि ये परियोजना 660 मेगावाट के, बिल्कुल सही बात कि ये परियोजना 660 मेगावाट की है, परंतु यहाँ पर बोला गया है इज प्लान्ड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ पब्बर रिवर, कि इस योजना को पब्बर नदी के बाएं किनारे पर बनाने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। ये पब्बर नदी के बाएं किनारे पर नहीं बनाई जा रही, तो यहाँ
यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो गई और ये पूरी ही स्टेटमेंट गलत हो गई थोड़ी सी इस गलती के कारण। अब यहाँ पर बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली वन इज करेक्ट। दूसरा हमारे पास करेक्ट नहीं दिया गया है। क्यों करेक्ट नहीं दिया गया है? क्योंकि किसाऊ बांध परियोजना जो है ये टॉन्स रिवर पर जो है वो बनाई जा रही है, टॉन्स नदी पर ये बनाई जा रही है, उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पर ये स्थित है। ये तो बात सही है। और बोलते हैं ये जो डैम यहाँ पर है, यहाँ पर पावर हाउस है जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 660 मेगावाट जो है वो है, और ये जो है वो लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर यानी कि टॉन्स नदी के लेफ्ट बैंक पर जो है ये किसाऊ बांध परियोजना जो है वो स्थित है। तो ये किसाऊ बांध परियोजना के बारे में ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश में जो अलग अलग परियोजनाएं आती हैं उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। जैसे कि रेणुका जी परियोजना 40 मेगावाट की परियोजना आती है, सैंज परियोजना 100 मेगावाट की आती है, सावड़ा कुड्डू परियोजना 111 मेगावाट की आती है, कसांग योजना जो है 48 मेगावाट की, और ये कसांग स्टेज 4 परियोजना है जो कि 48 मेगावाट की है। जिप्सा डैम परियोजना आती है, ये 300 मेगावाट की परियोजना है। त्रिवेणी महादेव परियोजना आती है, ये 72 मेगावाट के। जांगी थोपन परियोजना 780 मेगावाट की है। थाना प्लाव परियोजना 270 मेगावाट की है। इस तरह से ये अलग अलग परियोजनाएं हमारे पास हिमाचल में आती हैं। कितनी कैपेसिटी की हैं, कितने मेगावाट की हैं, वो सब यहाँ से जो है वो इम्पोर्टेंट एग्जाम में बातें मैच करने को भी पूछी जा सकती हैं। वो जो है वो आपसे डायरेक्टली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोलते हैं पिपलू फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो अभी पिपलू मेला जो है वो बनाया गया, पिपलू मेला बनाया गया तो इसलिए ये चर्चा में भी आया। अब पिपलू मेला बोलते हैं कि ये कहाँ पर जो है वो मनाया जाता है। पिपलू मेला की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मेला जो है वो जिला स्तरीय मेला है और उप मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं मुकेश अग्निहोत्री, उनके द्वारा कुटलैहड़ विधानसभा में जो ये मेला आता है, कुटलैहड़ विधानसभा में, वहाँ पर इस मेले में जो है भाग लिया गया। मुख्य अतिथि के रूप में ये शामिल हुए, उनको आमंत्रित किया गया था, तो इसलिए ये मेला जो है वो ज़्यादा चर्चा में जो है वो आ गया। तो हमने रिवाइज भी कर लिया कि पिपलू मेला जो है वो कौन से जिले में आता है। ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। यहाँ पर बाबा भड़वाग जी का मेला लगता है। यहाँ पर माता चिंतपूर्णी का मंदिर है तो माता चिंतपूर्णी का मेला जो है वो यहाँ पर जो है वो लगता है। यहाँ पर मैडी में जो है वो यहाँ पर जो है वो ऊना में जो मेला लगता है वो बाबा भड़वाग सिंह जी का मेला ही जो है वो यहाँ पर लगता है। तो मैडी बाबा भड़वाग सिंह मैडी मेले के बारे में ध्यान रखना है कि मैडी मेला पूछ दिया गया तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कौन सा मेला है। ये वही बाबा भड़वाग सिंह जी का ही मेला है जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो लगता है। तो ऊना के ये आपको मेले पता चल गए। अच्छा, ऊना जिले की हम क्या यहाँ से खास बात जानेंगे। ऊना को हम हिमाचल के मैप में देखते हैं और किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ वो बाउंड्री शेयर करता है वो जान लेते हैं। ये देखिए आप मैप में, ये है ऊना डिस्ट्रिक्ट आपका। ये ऊना डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पर है। ऊना जो है वो किस किस के साथ बाउंड्री लगाता है। ये कांगड़ा के साथ जो है बाउंड्री लगाता है, ये हमीरपुर के साथ जो है बाउंड्री लगाता है, ये बिलासपुर के साथ जो है बाउंड्री लगाता है। सिर्फ और सिर्फ ये 3 जिलों के साथ ही हिमाचल में जो है बाउंड्री लगाता है। साइड में पंजाब जो है वो लग जाता है और कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर के साथ ये जो है बाउंड्री टच करता है। इतना आप ऊना के बारे में जो है वो ध्यान रखना। ऊना का एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हिमाचल प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा सिख पॉपुलेशन आती है वो कहाँ पर आती है। नायब तहसीलदार का पहले मेंस का एग्जाम होता था तो वो एमसीक्यू बेस्ड जो था वो हुआ करता था। तो उस एग्जाम में कभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऊना में जो सिख पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पर आती है हिमाचल में, तो वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में ही जो है वो सिख पॉपुलेशन आती है। वो 2011 के आंकड़े हमने पढ़ रखे हैं। ऊना का एरिया मान लो अगर एग्जाम में पूछ लिया गया तो ऊना का एरिया 1540 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है और पूरे हिमाचल के एरिया का ये 2.77% जो है वो कवर करता है। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि कितना परसेंट एरिया जो है ये पूरे हिमाचल का जो है वो कवर करता है। तो 2.77% एरिया जो है ये पूरे हिमाचल के एरिया का जो है वो कवर करते हैं। ऊना की डेंसिटी कितनी है? 291 ऊना की डेंसिटी है एज पर 2011 सेंसस अगर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है द अमृत भारत स्टेशन स्कीम वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। तो बोलते हैं ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है वो कब लॉन्च की गई थी। ये जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च की गई थी ये 2023 में फरवरी के महीने में जो था वो लॉन्च जो था वो की गई थी। इंडियन रेलवे के द्वारा जो था वो इस योजना को जो था वो लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? इंडियन रेलवे के द्वारा जो था वो इस योजना को जो था वो लॉन्च किया गया था। अच्छा, अमृत भारत योजना के बारे में अगर हम जानते हैं तो अमृत भारत योजना के बारे में ये ध्यान रखना है कि अभी क्यों चर्चा में ये आती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो वर्चुअल उद्घाटन किया। अभी एक प्लेटफॉर्म है हिमाचल प्रदेश में, बैजनाथ पपरोला जो रेलवे स्टेशन आता है, पपरोला में जो रेलवे स्टेशन आता है वहाँ पर जो है जो एसी वेटिंग रूम बनाया गया है, इसकी सुविधा जो है बनाई गई है। तो इस अमृत भारत योजना के तहत ही जो है बनाई गई है। तो
इस योजना का वर्चुअली जो है उद्घाटन किया गया। कांगड़ा जिले में अमृत भारत स्टेशन योजना का जो है वो पुनर्विकसित और बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन का जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो राजस्थान से वर्चुअल तरीके से जो है उद्घाटन किया है। करीब 8 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो रेलवे स्टेशन में यात्रियों के लिए जो है वो आधुनिक सुविधाएं जो है वो तैयार की गई हैं। उत्तर रेलवे में जम्मू मंडल के तहत पठानकोट जोगिंदरनगर नैरो गॉज लाइन आती है। इसमें स्थित यात्रियों के लिए वातानुकूलित प्रतीक्षालय यानी कि एसी रूम जो है बनाया गया है यहाँ पर। और रेलवे स्टेशन को डिज़ाइन जो अगर हम बात करते हैं कि ये जो डिज़ाइन किया गया है वो, तो इसको जो है वो जो कांगड़ा की संस्कृति है, कांगड़ा की परंपरा है, कांगड़ा की जो वास्तुकला है उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो डिज़ाइन किया गया है। मतलब लोकल कल्चर को देखते हुए वहाँ के इसको डिज़ाइन किया गया है। बैजनाथ पपरोला स्टेशन जो है वो देश भर के उन 103 रेलवे स्टेशनों में शामिल है जिनका लोकार्पण जो है वो सीधे रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो किया है। इस बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन की भी हम बात कर लेते हैं कि इसको जो है कब बनाया गया था, कब। देखो ये जो पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन है इसकी डिस्टेंस 113 किलोमीटर है। इसकी कंस्ट्रक्शन जो था वो 1926 में स्टार्ट हो गई थी। इसको ट्रैफिक के लिए 1929 को ओपन कर दिया गया। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिजेज आते हैं वो 993 आते हैं, टनल्स जो है 2 आती हैं। ये जो कांगड़ा से लेकर पठानकोट जोगिंदरनगर वाली रेलवे लाइन है ना, इसका एक और बात ध्यान रखनी है कि जो सानन परियोजना बनी थी, कहा जाता है कि उस सानन परियोजना का काम चला था वो सामान इजीली वहां तक पहुंच सके, इसलिए जो था वो इस परियोजना को जो था बनाया गया था। पठानकोट रेलवे ट्रैक को जो था बनाया गया था जोगिंदरनगर तक, ताकि वो सामान इजीली पहुंच सके। परियोजना का जो सानन परियोजना है उसका निर्माण जल्द से जल्द हो सके। कुछ यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। उन वन लाइनर क्वेश्चंस को जो है देखते हैं। बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं। नेशनल पार्क की अगर हम बात करेंगे कितने नेशनल पार्क यहाँ पर आते हैं, तो 5 नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर आते हैं। ये जो 5 नेशनल पार्क आते हैं ये कौन कौन से जो है वो आते हैं। एक ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क आता है जो कि कुल्लू में आता है। एक जो है वो ग्रेटर हिमालयन के अलावा पिन वैली नेशनल पार्क आता है जो कि लाहौल स्पीति में आता है। सिंबलबड़ा नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर आता है। ये सिंबलबड़ा नेशनल पार्क जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है आता है। बाकी जो 2 नेशनल पार्क बच जाते हैं उसमें एक खीर गंगा नेशनल पार्क बच जाता है। खीर गंगा नेशनल पार्क और इंद्रकिला नेशनल पार्क जो है ये दोनों कुल्लू में जो है वो आते हैं। तो इन नेशनल पार्क के बारे में ध्यान रखना कि 5 नेशनल पार्क हैं, कहाँ कहाँ पर आते हैं। बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो हमारे पास बहुत सारी हैं, वो भी हमने अलग अलग पढ़ रखी हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ष 1938 में सिरमौर जिले की पच्छाद तहसील से प्रजामंडल कमेटी की जो गठन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो 1938 में सिरमौर में जो पच्छाद तहसील में प्रजामंडल कमेटी का गठन किया गया था वो चौधरी शेरजंग जी के द्वारा किया गया था। चौधरी शेरजंग जी का नाम यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के जिलों का पुनर्गठन कब किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश में 1972 में जिलों का पुनर्गठन जो था वो किया गया था और जिलों की संख्या बढ़कर 12 जो था वो हो गई थी। जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, तब 4 जिले हुआ करते थे। 5वें नंबर का जिला बिलासपुर बना, 6ठे नंबर का जिला जो था वो बिलासपुर के बाद किन्नौर जो था वो बना था। धीरे धीरे जिले और भी आगे चलकर जुड़े। 1971 में हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद भी हिमाचल प्रदेश में 12 जिले नहीं थे। फिर 1972 में कुछ एक जिलों को जो था वो फिर से जो है वो रीऑर्गेनाइज किया गया, उनका पुनर्गठन किया गया और टोटल जिलों की संख्या जो है बढ़कर 12 हो गई। हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं पहले उपराज्यपाल यहाँ के कौन थे। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जा रही है कि उपराज्यपाल कौन हुआ करते थे, तो ये मेजर जनरल हिम्मत सिंह जो था वो हुआ करते थे। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, तो श्री एस चक्रवर्ती जो था वो पहले राज्यपाल थे। उपराज्यपाल जो था वो मेजर जनरल हिम्मत सिंह थे। आगे बोलते हैं सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री आते हैं वो प्रेम सिंह तमांग जो है वो आते हैं। प्रेम सिंह तमांग गोले इनको बोलते हैं, ये जो है वो आते हैं। आगे देश का पहला न्यूट्रिशन प्लांट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले को मिला। तो हिमाचल प्रदेश का पहला जो न्यूट्रिशन पायलट प्रोजेक्ट है वो ऊना जिले को जो है वो दिया गया है। ऊना जिले को ये देश का जो है वो पहला न्यूट्रिशन पायलट प्रोजेक्ट दिया गया है। दूसरा यहाँ से ध्यान रखना है, ऊना में जो है वो बल्क ड्रग पार्क भी जो है वो बनाया जा रहा है। ऊना के हरोली क्षेत्र में बनाया जा रहा है। हरोली विधानसभा क्षेत्र भी आता है। ये जो है वो यहाँ से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो चुनकर आते हैं, मुकेश अग्निहोत्री। आगे बोलते हैं बिम्स्टेक का जो है वो 6ठा सम्मेलन हुआ। बिम्स्टेक का जो 6ठा सम्मेलन हुआ, बोलते हैं ये 6ठा सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ। ये जो है वो बैंकॉक थाईलैंड में जो है वो हुआ। अच्छा, बिम्स्टेक में कितने मेंबर कंट्रीज आते हैं वो कमेंट करके जल्दी से आप बता दीजिए।
लीजिए। उत्तीर्ण सीरीज में तो हमने ये बहुत बार पढ़ा है बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज के बारे में। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो था वो कब हुई थी? देखो, भारत में इंटरनेट की शुरुआत जो था वो 14 अगस्त 1995 में हुई थी। अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम भी जो है वो उसका एडमिट कार्ड वगैरह आ गए हैं, कल बताया भी था, तो उनको देख लेना अगर आपने भरा था एग्जाम। आगे बोलते हैं बैंगनी धब्बा किस सब्जी फसल का एक कवक जनित रोग है? तो बैंगनी धब्बा जो है वो प्याज का एक कवक जनित रोग जो है वो है, प्याज का ये कवक जनित रोग है। आगे बोलते हैं रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगा स्वामी कप जो है वो हॉकी से जो है वो संबंधित है। देवही या दिवेही इसको बोलते हैं, भाषा भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र की मुख्य भाषा है? तो देवही जो है वो लक्षद्वीप की जो है वो मुख्य भाषा जो है वो है, लक्षद्वीप की ये मुख्य भाषा है। भारत में जनगणना का पहला प्रयास 1872 में किया गया था। यही पूछा गया कि कब किया गया था? 1872 में जो है ये पहला प्रयास जो था वो किया गया था। भारत में जो पहली बार फुल फ्लेज्ड जनगणना एक हुई थी, पूर्ण जनगणना जो भारत में हुई थी वो कब हुई थी? फुल फ्लेज्ड जनगणना जो है वो यहाँ पर कब हुई थी? 1981 में जो था वो हुई थी। उस टाइम जो है वो लॉर्ड रिपन जो है वो यहाँ के वाइसराय जो था वो हुआ करते थे। लॉर्ड रिपन का नाम भी ध्यान रखना है कि वो 1881 में लॉर्ड रिपन जो था वो यहाँ के वाइसराय हुआ करते थे। आगे बोलते हैं रेशम के उत्पादन व उपभोग में भारत विश्व के किस स्थान पर आता है? तो रेशम के मामले में दूसरे नंबर पर जो है वो भारत पूरे वर्ल्ड में जो है वो आता है, पूरे विश्व में भारत का रैंक सेकंड आता है। उससे आगे बोला गया है मिड डे मील योजना कब आरंभ की गई है? तो मिड डे मील योजना जिसके तहत जो है वो सरकारी स्कूलों में जो है वो खाना दिया जाता है बच्चों को, वो योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी? ये 1995 में जो था वो लॉन्च की गई थी। अब अगर आप तैयारी टीजीटी जैसे एग्जाम्स के कर रहे हैं तो वहाँ पर मिड डे मील योजना जो है वो होती है, और मिड डे मील का चार्ज भी टीचर्स के पास होता है। कई बार तैयारी कर रहे हैं, स्टडी की अच्छी शेप देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिए गए हैं वहाँ से जल्दी से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं विच सिटी हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन एंड 2G इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? तो भारत का बोलते हैं कि भारत का कौन सा जिला, भारत में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो ये जो पहली एपीआई ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल एक जो है वो इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है बनाई जा रही है, इसके लिए चुना गया है। तो हिमाचल का कौन सा जिला जो है वो चुना गया है ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल विनिर्माण सुविधा के लिए? वो आप कमेंट कर बता दीजिए। इससे पहले जो गिरास पत्रिका का पार्ट था, मई महीने का तीसरा पार्ट, उसमें हमने डिटेल से ये पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। अभी कमेंट कर बता दीजिए। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @all_exam, आपको हमारा चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर गिरास पत्रिका मई महीने की जो है वो कंपाइल कर हम अपलोड कर देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।